हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ। विद्या गुरु से स्टार्ट करने वाले हैं सेंटेंस एरर्स के ऊपर एक और सेशन। सेंटेंस एरर्स बोलिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोलिए, मीनिंग ऑलमोस्ट सेम रहता है। ग्रामेटिकल एरर है सेंटेंस के अंदर, अगर एरर बताना है तो आपको एक पार्ट बताना होगा जिसमें एरर होगा। इम्प्रूवमेंट के अंदर बच्चों एरर है और आपको उस एरर को करेक्ट करना होगा। मैं जब भी एरर्स पढ़ाती हूँ, मैं इम्प्रूवमेंट, ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको एरर करेक्ट करके तो बताऊंगी ही कि एरर क्या है और आपको उसको कैसे करेक्ट करना है। मैंने 4 ऑप्शंस के साथ क्वेश्चंस लिए हैं, 5 ऑप्शंस के साथ क्वेश्चंस लिए हैं। ध्यान दीजिएगा एक एक बात के ऊपर। जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, रूल है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, एग्जाम में बहुत बार आए हुए एरर्स हैं। नोट करने की कोशिश करिए, रूल्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए ये एरर्स। और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको सब समझ में आए। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा ज़रूर, शेयर करिए बच्चों, सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन तभी आ पाएगा अगर आप सब्सक्राइब स्टूडेंट हैं तो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, आई नीड टू बी शार्प एंड क्लेवर लेस्ट आई डू नॉट गो हंग्री। आई नीड टू बी शार्प एंड क्लेवर लेस्ट आई डू नॉट गो हंग्री। जल्दी से ये लिखिए कि लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है। क्या है बच्चों? लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है। अगर लेस्ट नेगेटिव वर्ड है, हमें दिमाग में ये रखना पड़ेगा, लेस्ट नेगेटिव वर्ड होगा तो उसके साथ में नेगेटिव नहीं आएगा। वी आर नॉट सपोज टू यूज डू नॉट हियर। आई नीड टू बी शार्प एंड क्लेवर लेस्ट आई गो हंग्री। मुझे शार्प और क्लेवर बनना है, बनना चाहिए। अब नहीं तो क्या होगा, नहीं तो मैं भूखा रह जाऊंगा। लेस्ट आई गो हंग्री, बस इतना ध्यान रखिए। लेस्ट के बाद में नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा बिकॉज लेस्ट इज ऑलरेडी अ नेगेटिव वर्ड। सो द करेक्ट आंसर वुड बी डी, लेस्ट आई गो हंग्री। आई नीड टू बी शार्प एंड क्लेवर लेस्ट आई गो हंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन यू एंड आई अ बुक worth reading is worth buying. Between you and I, a book worth reading is worth buying. यहाँ पर याद कैसे रखेंगे आप? याद रखेंगे कि सब बच्चों ने यही बोलते हैं, सारे यही बोलते हैं कि मैम यू एंड आई इन दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड। हमने ये गाना सुना है, यू एंड आई इन दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड। देखिए प्लीज़, पहले तो आप गलत चीज़ से रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पर यू एंड आई स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है, इट इज़ नॉट एक्टिंग एज ए सब्जेक्ट हेयर। अब आपको लगेगा ये कैसी बात हुई। देखिए, जब हम बात करते हैं कीप द सीक्रेट बिटवीन, कीप द सीक्रेट बिटवीन, अच्छा इस यू एंड आई को अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो क्या बोलूँगी? कीप द सीक्रेट बिटवीन अस या कीप द सीक्रेट बिटवीन वी? कीप द सीक्रेट बिटवीन अस बोलूँगी या कीप द सीक्रेट बिटवीन वी बोलूँगी? बच्चे कहते हैं मैम यहाँ पर स्टार्टिंग में आ रहा है इसीलिए ये सब्जेक्ट है, तो यू एंड आई बिल्कुल ठीक है। मेरे सेंटेंस को याद रखिए, कीप द सीक्रेट बिटवीन अस, इन दोनों को क्या बोलूँ? कीप द सीक्रेट बिटवीन अस। इसका मतलब जब हम बिटवीन के बाद अस लगा रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि बिटवीन के बाद अस आएगा मतलब ऑब्जेक्ट आएगा। यस, आई एम टीचिंग यू द सेम थिंग। रूल क्या है? रूल लिखिए। रूल ये है कि बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। दोबारा सुनिए, बिटवीन क्या है? एक प्रेपोजिशन है। क्या है बिटवीन? एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशंस के बाद में ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। अब बच्चे कहते हैं मैम इसको अस ही कर देते हैं। अस कैसे हो सकता है? पहले तो आप ऑप्शंस भी तो देखेंगे कि ऑप्शन में करेक्शन कैसे किया हुआ है। ऑप्शन में जैसे लिखा है यू और आई को ही मेंटेन करके चलना है। ऑब्जेक्ट अगर आता है तो यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, आई का ऑब्जेक्ट आई थोड़ा होता है बच्चों, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। अगर आई का ऑब्जेक्ट मी है दैट मीन्स यू नीड टू राइट मी हियर, बिटवीन यू एंड मी। अभी बता देते हैं, कीप द सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, डोंट डिस्क्लोज इट टू अदर्स। कीप द सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, डोंट डिस्क्लोज इट टू अदर्स। यहाँ पर क्या बात हुई? बिटवीन के बाद यू एंड मी आपने खुद लगाया। इसका कोई रीज़न ये मत मान लीजिएगा कि स्टार्टिंग में आया था इसलिए यू एन आई यहाँ पर आना चाहिए था, लास्ट में आ रहा है आपके सेंटेंस में, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बिटवीन प्रेपोजिशन आगे हो या पीछे हो, इट विल रिमेन अ प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं बच्चों, यहाँ पर यू और मी आएगा बिकॉज यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गए। यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो यहाँ पर मी आ गया। बस आपने क्या याद रखना है? बिटवीन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा क्योंकि बिटवीन एक प्रेपोजिशन है। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? बी। करेक्ट चॉइस क्या है? बी। तो बिटवीन यू एंड मी अ बुक वर्थ रीडिंग इज वर्थ बाइंग।
कौन सी बुक खरीदेंगे? जो वर्थ बाइंग कौन सी बुक होगी? जो कि पढ़ने लायक है. अ बुक वर्थ रीडिंग इज वर्थ बाइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. Beyond the plans and preparations, beyond the plans and preparations, wars for their very nature are hit and miss affairs. Beyond the plans and preparations, wars for their very nature are hit and miss affairs. क्या करें इसके अंदर? पहले मेरी बात को थोड़ा सा शॉर्ट में समझिएगा. मैंने कहा एक बात है, जनरली हम लोग ना ऐसी बातें बहुत यूजुअली करते हैं. आप कहते होगे कि बाय नेचर बहुत ही झगड़ालू है ये, बाय नेचर ये बहुत ही दानवीर है, ये बहुत ही देवता है. तो मेरी बात को इस मुश्किल से सेंटेंस से क्यों ना रिलेट किया जाए. बार बार आप क्या बोल रहे हैं? दैट बाय नेचर ऐसा है, बाय नेचर ऐसा है, बाय नेचर वैसा है. देखिए मैंने अपनी तरफ से सेंटेंस को बहुत ईजी बनाया, मेरे ख्याल से तो समझ में आना चाहिए. तो इसका मतलब बच्चों जो एक्सप्रेशन है, द वे वी स्पीक, हम इसको बाय नेचर बोलते हैं. तो वही बाय नेचर ही तो यहाँ आएगा, यही तो लिखा है यहाँ पर देखिए. तो इसको इजी लैंग्वेज में ऐसे ही बोलेंगे, बाय नेचर ये ना बहुत ख़राब है, बाय नेचर ये ना बहुत ही अच्छा है. वी स्पीक लाइक दैट. तो बियॉन्ड द प्लान्स एंड प्रेपरेशंस, वॉर्स by their very nature are hit and miss affairs. अगर मीनिंग नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी समझते हैं मीनिंग. प्लान्स एंड प्रेपरेशंस के परे, प्लान्स एंड प्रेपरेशंस के पार, आप बियॉन्ड जब हम चले जाते हैं, आपने बहुत प्लानिंग करी, बहुत प्रेपरेशंस करी, किसके लिए? वॉर्स के लिए. बट क्या वॉर्स हमेशा सक्सेसफुल रहता है? आप हमेशा वॉर में जीतते हैं? नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल. कभी हिट, कभी मिस, कभी हिट, कभी मिस. दैट मीन्स एट टाइम्स you become successful, at times you lose it, at times you lose in war. ऐसा होता है ना, मतलब आप कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं. तो हिट एंड मिस अफेयर्स का मतलब एट टाइम्स यू आर सक्सेसफुल, एट टाइम्स यू आर नॉट. कभी जीत रहे हैं वॉर में, कभी हार रहे हैं, कभी जीत रहे हैं, कभी हार रहे हैं. तो कह रहा है प्लान्स और प्रेपरेशंस के पार वॉर का नेचर कैसा है? वॉर बाय नेचर कैसा है? हिट एंड मिस अफेयर है. तो बस इतना याद रखिए, यहाँ पर हमने कहा एक्सप्रेशन बच्चों बाय नेचर होता है, इसीलिए आंसर आएगा बी. कोई भी खराब है, कोई भी अच्छा है, तो वो बाय नेचर है, फॉर देयर नेचर नहीं है. तो आंसर हमारा बियॉन्ड द प्लान्स एंड प्रेपरेशंस, वॉर्स बाय देयर वेरी नेचर आर हिट एंड मिस अफेयर्स. यहाँ पर वॉर्स आया है, इसीलिए यहाँ पर आर आया है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. As token of appreciation and respect, Mr. Johnson was rewarded with an engraved 100 mm shell casing. क्या याद रखें? क्लोज चॉइस मेरे को ज़्यादातर बच्चे बोल देते हैं, या तो मैम द लगाइए या तो अ लगाइए. इसके अलावा तो बच्चों ने कभी आंसर कुछ दिया नहीं. ज़्यादातर बच्चे यही बोलते हैं, क्योंकि उनको भी ये समझ में आ रहा है बच्चों कि पहली बात ये देखिए कि टोकन जो है सिंगुलर है. अगर कोई सिंगुलर चीज़ होती तो हम उसके आगे आर्टिकल तो लगाते. लेट्स से इफ़ आई एम होल्डिंग अ पेन राइट नाउ, आई एम राइटिंग विद अ पेन. तो आप मेरी बात को सुनिए और ये ज़रा नोटिस करिए, ऑब्जर्व करिए. मैं बोल रही हूँ आई एम होल्डिंग अ पेन, आई एम होल्डिंग अ पेन. पेन सिंगुलर है, पेन काउंटेबल है. सिंगुलर काउंटेबल चीज़ों के पहले आर्टिकल तो आता ही है. आई एम होल्डिंग अ पेन, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर. दैट मीन्स चेयर भी सिंगुलर था, काउंटेबल था, तो ये भी सिंगुलर है, ये भी काउंटेबल है. तो हर सिंगुलर काउंटेबल चीज़ के पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ता है. अब आर्टिकल अ भी हो सकता है, आप कहोगे द भी हो सकता है. बच्चों अ ही होगा. पहली बात, जो एक्सप्रेशन है ना वो एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होता है. जो एक्सप्रेशन है जो हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब आप समझिए फ्रेजल तरीका, जैसे हम लोग बोलते हैं एज ए टोकन ऑफ रिगार्ड, एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, वैसे ही एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन द नहीं आता है. और दूसरी बात, यहाँ पर स्पेसिफाई भी नहीं हो रहा, स्पेसिफिक कोई सेंस नहीं है. स्पेसिफिक वाली बात मैं करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो रेलेवेंट बात है वो ये है कि टोकन सिंगुलर काउंटेबल है. टोकन का प्लूरल टोकन्स होता है. सिंगुलर टोकन से पहले आर्टिकल आना चाहिए था. अब एक बच्चे ने मेरे से क्लास में पूछा, कहता है मैम एन भी तो आना चाहिए था यहाँ पर. बच्चों एप्रिसिएशन कोई सिंगुलर काउंटेबल थोड़ा है, एप्रिसिएशन काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है एप्रिसिएशन. इसीलिए जब अनकाउंटेबल चीज़ है तो एन कैसे लगा सकते हो आप इसके आगे. तो ये एन वाला जो ये आंसर था दैट वाज रॉन्ग.
इसका कोई लेना देना नहीं है। अप्रिसिएशन अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके आगे एन नहीं आएगा। और दूसरी बात फिर आपको बता रही हूँ कि कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे ही बोले जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल सिर्फ अप्रिसिएशन का नहीं दिया, बोला एज अ टोकन ऑफ रिगार्ड, एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। तो ये चीज़ आपको बताई रिलेट करने के लिए कि एज द टोकन ऑफ रिगार्ड नहीं बोलते, एज द टोकन ऑफ अप्रिसिएशन नहीं बोलते, एज द टोकन ऑफ रिस्पेक्ट नहीं बोलते, एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि टोकन बच्चों सिंगुलर है, काउंटेबल है, इसीलिए उससे पहले आर्टिकल आ रहा है अ। और वैसे भी एक एक्सप्रेशन है तो आपको उसको ऐसे भी याद करना पड़ेगा, क्या, एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। तो आंसर हमारा सी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। The relevant question that arose as the days go by is whether or not central bank's freedom is a good thing. Relevant question उठेगा, ये देखिए ना, arose होगा, उठेगा। आपको लगेगा ये मैम क्या बोल रही हैं, उठेगा कैसे उठेगा? एक मिनट, पहले आपको ऑब्जर्व ये करना है बच्चों, मैंने जैसे ये बात बोली एज द डेज गो बाय, पहले मेरे को ये बताइए आप इस सिर्फ इतनी सी बात से इसका मीनिंग क्या निकालते हैं। विश्वास करिए, जब मैं किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछूं, ज़्यादातर बच्चे इज़ को देखते हैं, फटाफट से कह देते हैं मैम ये देखो इज़ आ रहा है, तो सेंटेंस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप कहते हो इसीलिए यहाँ पर इज़ आएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए बट मीनिंग तो समझना ही पड़ेगा ना। बिना मीनिंग के हर बार हम ऐसा रटा नहीं लगा सकते हैं कि आप इज़ आ रहा है तो सारे में इज़ आएगा। पहले मीनिंग समझिए। एज द डेज गो बाय, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, बीतते जा रहे हैं, तो इसको ना एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चे ने कहा मेरे को कि मैम एज द डेज गो बाय, आप तो ये कहना चाह रहे हो ये फ्यूचर दिखा रहा है, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे फ्यूचर दिखा रहा है। बट बच्चा कहता है मैम विल और शैल के बिना हमें तो पता है फ्यूचर नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटी सी बात लेते हैं, जैसे मैंने कहा सपोज मैं एक बात कर रही हूँ ऑन दिस सैटरडे, मैं आगे कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ इतना सा पार्ट आपको ये बताने के लिए कर रही हूँ। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑन दिस सैटरडे या ऑन द सैटरडे, ऑन द कमिंग सैटरडे, आप ये बताइए क्या सैटरडे आ गया है या सैटरडे आने वाला है? तो सैटरडे आने वाला है। इवन इतना सा छोटी सी बात जो मैंने कही विदाउट यूजिंग विल और शैल ने भी आपको क्या दिखाया? फ्यूचर दिखाया। मैंने कहा बाय द टाइम आई टर्न 40, by the time I turn 40, तो by the time I turn 40 में मैंने will तो नहीं लगाया है, बट मैंने कहा जब मैं 40 साल की हो जाऊंगी, तो मैंने कहा जब मैं 40 साल की हो जाऊंगी, by the time I turn 40। यहाँ पर बात ये चल रही है कि ये भी वर्ड्स क्या दिखा रहे थे? एट द सेम टाइम फ्यूचर दिखा रहे थे विदाउट द यूज ऑफ विल और शैल। यहाँ पर भी वही किया है। एज द डेज गो बाय, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे। क्वेश्चन, एक रेलेवेंट क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन, उठेगा, तो उठेगा मतलब फ्यूचर विल अराइज। द रेलेवेंट क्वेश्चन दैट विल अराइज जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, एज द डेज गो बाय, द रेलेवेंट क्वेश्चन दैट विल अराइज इज वेदर और नॉट सेंट्रल बैंक को इतनी फ्रीडम अच्छी बात है या नहीं? अच्छी बात है या नहीं? वेदर और नॉट सेंट्रल बैंक को फ्रीडम इतनी अच्छी बात है या नहीं? क्वेश्चन उठेगा। अब आपको लगेगा विल अराइज कैसे आया? विल अराइज यहाँ से आया, एज द डेज गो बाय, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, द रेलेवेंट क्वेश्चन दैट विल अराइज, वो क्वेश्चन उठेगा। तो ये पार्ट फ्यूचर दिखा रहा था, इसीलिए यहाँ पर विल अराइज आएगा। ध्यान रखिएगा प्लीज़, थोड़ा सा मुझे बताएं, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होने वाली है आई एम श्योर। सेंटेंस को मेरे 2 बार 3 बार आराम से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था मैं एक बार फिर बोलूँगी, मैं रिपीट कर रही हूँ मुझे पता है, बट मेरे लिए ज़रूरी है। अगर नहीं समझ आया तो कुछ फ़ायदा नहीं मेरे पढ़ाने का। मैंने कहा जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, एज द डेज गो बाय, सेंट्रल बैंक को इतनी फ्रीडम देना अच्छी बात है या नहीं? क्वेश्चन उठेगा जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे। एक रेलेवेंट क्वेश्चन उठेगा।
अभी नहीं उठा है ना, ये तो देखिए सेंस क्या चल रही है, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे क्वेश्चन उठेगा, तो क्वेश्चन उठेगा दैट मीन्स द क्वेश्चन विल अराइज, इसीलिए आंसर आया बी। We are a nation that has steadily grown for 7 decades and kept growing from a pace that is the envy of many. Envy, jealous, jealous होने वाली बात हो रही है, jealousy वाली बात हो रही है। तो हम वो नेशन, हम ऐसे नेशन की बात कर रहे हैं, हम उस नेशन की बात कर रहे हैं जो स्टेडी ग्रोथ दिखा रहा है 7 डेकेड्स, पिछले 70 सालों से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टेडीली ग्रो कर रहे हैं। तो आगे ग्रोथ रुक जाएगी क्या? सेंटेंस कह रहा है कि नहीं, आगे भी हम क्या करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे। तो आगे जो ग्रोथ चलती रहेगी उसे हम कह रहे हैं बच्चों केप्ट ग्रोइंग, नहीं पास्ट की बात थोड़ा हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट आगे भी वो ग्रोथ चलती रहेगी। तो यहाँ पर आंसर या तो कीप ग्रोइंग आता या फिर कीप्स ग्रोइंग आता। आपको लगेगा कीप्स तो और भी जगह लिखा हुआ है, मैम ये दो ऑप्शंस को क्यों पकड़ रहे हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा 2 या 3 मिनट के बाद। बस अभी इतना देखिए, मेरे को कहा, एक स्टूडेंट ने कहा, कहता है मैम वी आर अ नेशन दैट हैज़ स्टेडीली ग्रोन फॉर 7 डेकेड्स एंड कीप ग्रोइंग। मैंने कहा कीप ग्रोइंग क्यों आया? कहता है मैम यहाँ पर आर आया है, तो आर की वजह से प्लूरल है वी, तो उस वी को दिमाग में रखते हुए वी आर कीप ग्रोइंग ऐसा बोलना चाहिए। पहले मेरी बात सुनिए, यहाँ पर हम बात वी आर ग्रोइंग की नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ यहाँ पर हम वी आर कीप ग्रोइंग की बात नहीं कर रहे हैं, आप गलत सेंस ले रहे हैं। बात यहाँ चल रही है बच्चों अ नेशन की। ग्रो कौन कर रहा है, कौन स्टेडी ग्रोथ दिखा रहा है? नॉट वी, स्टेडी ग्रोथ दिखाने वाला है नेशन। तो नेशन के लिए यहाँ पर हैज़ लगाया है ना, ये तो सोचिए सिंगुलर नेशन के साथ सिंगुलर वर्ब आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर कीप प्लूरल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब कीप्स, क्योंकि कीप्स नेशन के साथ आया है, कीप्स वी के साथ नहीं आया। वी कीप्स ग्रोइंग नहीं बोल रही हूँ मैं आपको, वी कीप्स ग्रोइंग नहीं बोल रही हूँ मैं आपको बच्चों, मैं अ नेशन कीप्स ग्रोइंग बोल रही हूँ। तो ये सब्जेक्ट है और इसका वर्ब ये हैज़ और ये केप्ट। तो वी आर अ नेशन दैट हैज़ स्टेडीली ग्रोन फॉर 7 डेकेड, 70 सालों से हम क्या दिखा रहे हैं, एकदम स्टेडी ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो नेशन ग्रोथ दिखा रहा है, इसीलिए नेशन कीप्स ग्रोइंग एट अ पेस, फ्रॉम अ पेस नहीं, कीप्स ग्रोइंग एट अ पेस दैट इज द एनवी ऑफ मैनी, कीप्स ग्रोइंग एट अ पेस दैट इज द एनवी ऑफ मैनी। तो बात क्या थी ये ध्यान रख लीजिए, मैंने क्या बताया, फ्रॉम अ पेस नहीं होता, एट अ पेस होता है। अगर मैं ये बोलूँ, पहले एक बार इस सेंटेंस को क्लियर करते हैं, उसके बाद और आगे देखेंगे। वी आर अ नेशन दैट हैज़ स्टेडीली ग्रोन फॉर 7 डेकेड्स एंड कीप्स ग्रोइंग एट अ पेस दैट इज द एनवी ऑफ मैनी। तो पहले बात, फ्रॉम अ पेस नहीं होता, एट अ पेस होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे 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 किसी ने कहा ही इज़ मूविंग एट अ फास्ट पेस, ही इज़ मूविंग एट अ फास्ट पेस, क्या वो ये बोलता है ही इज़ मूविंग फ्रॉम अ फास्ट पेस? नहीं नहीं नहीं, ही ड्राइव्स एट अ फास्ट पेस। तो ये तो समझिए, ही ड्राइव्स एट अ फास्ट पेस, ही इज़ मूविंग एट अ फास्ट पेस। तो आपको यहाँ से ये अंदाज़ा लग जाएगा, एट अ पेस बोलते हैं, फ्रॉम अ पेस नहीं बोलते हैं। और दूसरा यहाँ पर नेशन के लिए वर्ब लगाना था, तो कीप नहीं कीप्स आना था, सिंगुलर नेशन के साथ कीप्स आएगा, इसीलिए हमारा आंसर आया ई, कीप्स ग्रोइंग एट अ पेस। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, द नोटोरियस बैंडिट। बैंडिट तो आपको पता है डाकू की बात कर रहे हैं, डाकू है और डाकू बहुत नोटोरियस है, मतलब इनफेमस है। इनफेमस है हिंदी में बोलते हैं कुख्यात है। तो मैंने कहा बैंडिट है, डाकू है और ये नोटोरियस है, बड़ा इनफेमस है। विद हिज मराडर्स हैव एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी। क्या याद रखें, एरर कैसे निकालें? एरर ऐसे निकालेंगे इस रूल को, तो बहुत ध्यान से लिखिए, इतना ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, इतना ज़्यादा पूछा जाता है। हमने कहा बच्चों ये समझ लीजिए पूरा का पूरा सब्जेक्ट 1 है, हिज मराडर्स सब्जेक्ट 2 है।
मराडर्स बैंडिट ही होते हैं, मराडर्स का मतलब बैंडिट ही है, बैंडिट का मतलब भी डाकू है, मराडर्स का मतलब भी डाकू है बच्चों। तो हमने कहा ये जो डाकू हैं नोटोरियस बैंडिट है और साथ में मराडर्स हैं। अब कन्फ्यूजन कहाँ आती है? कन्फ्यूजन यहाँ पर आती है कि बच्चों को लगता है विद है, दोनों साथ में हैं, इसीलिए हैव बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है। ये देखिए रूल ऐसा बनता है, कहता है जब सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के बीच में विद आए, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के बीच में अलोंग विद आए, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के बीच में विद ऑल आए, वर्ब यहाँ पर आता है जो कि फॉलो करता है सब्जेक्ट 1 को। अगर सब्जेक्ट 1 सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आता है, लेकिन अगर कहीं सब्जेक्ट 1 प्लूरल हो जाए तो वर्ब यहाँ पर प्लूरल आ जाएगा। बैंडिट लिखा है, बैंडिट सब्जेक्ट 1 है, विद से पहले बैंडिट आया है, विद के बाद मराडर्स आया है। बच्चों को लगता है सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो किया जाता है इसलिए यहाँ पर हैव लगा दीजिए या दोनों को जोड़ दीजिए तो हैव आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ बच्चों बीच में देखिए विद लगा है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 के बीच में विद लगा है, बैंडिट के बीच में मराडर्स के बीच में विद लगा है। विद के केस में सब्जेक्ट 2 को देख करके मराडर्स को देख करके हैव नहीं आएगा, जबकि सब्जेक्ट 1 बैंडिट सिंगुलर को देख करके यहाँ पर हैज़ आएगा। The notorious bandit with his marauders has escaped from captivity। अब यहाँ तो बच्चे बोल देते हैं मैम ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ के तो हैव ही अच्छा लग रहा था। प्लीज़ बच्चों अच्छा नहीं लगवाना है। यहाँ पर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस क्या है? विद, अलोंग विद और विद ऑल। अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है जहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स हैं तो वर्ब सब्जेक्ट 2 को फॉलो नहीं करता है, वर्ब दोनों को भी फॉलो नहीं करता है, वर्ब सब्जेक्ट 1 को देख करके आता है। अगर यहाँ पर बैंडिट है तो हैज़ आया, अगर बैंडिट्स प्लूरल कर देते तो यहाँ पर हैव आ जाता। रूल याद रखिए, विद के अंत केस में सब्जेक्ट 1 को देख करके वर्ब लगाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर आएगा आंसर ऑप्शन बी, हैज़ एस्केप्ड। द नोटोरियस बैंडिट with his marauders has escaped from captivity। marauders का मतलब मैंने बताया था प्लंडरर होता है, रॉबर होता है, पायरेट होता है, ब्रिगेंड होता है, बैंडिट होता है। तो बैंडिट ही है marauders। There was a time when he might run a quarter mile in 50 seconds। पढ़ के बहुत ही आसान लग रहा है और है भी कोई मुश्किल तो नहीं है। कहता है एक टाइम था, एक टाइम था, अभी की बात नहीं हो रही है, वी आर रेफरिंग टू द पास्ट ओनली। एक टाइम था जब वो क्वार्टर माइल भाग सकता था, वो भी सिर्फ 50 सेकेंड्स में। दैट मीन्स पहले ऐसा था, इट इज़ नॉट नाउ। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वाई आर वी यूजिंग माइट आउट हियर? पॉसिबिलिटी नहीं है, हम कह रहे हैं एक टाइम था जब वो ऐसा कर सकता था, तो कर सकना वाली बात हो रही है, एबिलिटी वाली बात हो रही है। तो बच्चों पहली बात आंसर कर सकने वाली बात, एबिलिटी वाली बात, तो या तो कैन आएगा या तो कुड आएगा। यू कैन डू इट, कैन का मतलब ये एबिलिटी शो करना है। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पर वॉज आया है, वॉज तो पास्ट टेंस है, और अगर वॉज पास्ट टेंस है तो यहाँ पर कैन नहीं आ सकता है बच्चों, यहाँ पर कुड आएगा, बिकॉज कैन का पास्ट टेंस कुड होता है एंड वी आर यूजिंग पास्ट टेंस हियर। वॉज लगने की वजह से यहाँ पर कैन रन नहीं आ सकता, ही कुड रन इन द पास्ट। कुड का मतलब, कैन का मतलब टू बी एबल टू, पॉसिबिलिटी, काम करने कर सकता था, मतलब जो है वो माइट दिखा रहा था, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने कहा था एक समय था, एक टाइम था जब वो 50 सेकेंड्स में क्वार्टर माइल भाग सकता था, तो भाग सकता था दैट मीन्स वी आर सपोज टू यूज कुड रन आउट देयर। भाग सकता था, सकना मतलब एबिलिटी शो कर रहा है, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे कुड, ना कि कैन। तो आंसर इज, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 गैलन ऑफ मिल्क आर मोर दैन इनफ फॉर द होल मंथ। पहली बात ये तो पता होनी चाहिए ना कि 4 है, 1 गैलन तो ठीक था, बट 4 गैलन थोड़ा होगा, 4 तो गैलन होगा, ये तो आपको पता ही है, आई एम श्योर। आंसर करने लायक बात ये नहीं है, ये तो कोई भी बता देगा, ये तो बहुत ईजी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है ना, प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर आर नहीं इज आएगा। अब कैसे इज आएगा?
देखिए 4 gallons ऑफ मिल्क इज मोर दैन इनफ फॉर द होल मंथ। अब इसको सोचिए, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इसको इस सेंस में सोचिए कि व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट सम स्पेसिफिक क्वांटिटी, ये रहा प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, कह रहा है व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट सम स्पेसिफिक क्वांटिटी टेकन एज अ होल इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। ये प्लूरल नाउन है बच्चों, लेकिन ये तो एज अ होल लिया जा रहा है। अब जब इसको एज अ होल ले रहे हैं तो ये कैसे अपने आप को दिखा रहा है, एज अ होल लिया जा रहा है, इसीलिए एक स्पेसिफिक क्वांटिटी दिखा रहा है, इसीलिए यहाँ पर इज़ आएगा, याद रखिएगा। चाहे अब मैं 4 लीटर्स ऑफ मिल्क बोल लूँ, आपको ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपको बताया कि कोई प्लूरल नाउन है जैसे 4 गैलन्स, लेकिन ये तो स्पेसिफिक क्वांटिटी एज अ होल लिया जा रहा है। 4 गैलन्स ऑफ मिल्क एज अ होल सिंगुलर लिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर इज आएगा। 4 गैलन्स ऑफ मिल्क इज मोर दैन इनफ फॉर द होल मंथ। आंसर हमारा सी, 4 गैलन्स ऑफ मिल्क इज मोर दैन इनफ फॉर दी होल मंथ। याद रखिए गैलन का गैलन्स होगा, 4 का गैलन्स वो ठीक है, वो हमने कर दिया, बट 4 गैलन्स ऑफ मिल्क आर मोर दैन इनफ नहीं है। बच्चे सोचेंगे गैलन्स है इसलिए आर आएगा, नहीं, 4 गैलन्स ऑफ मिल्क को एज अ होल क्वांटिटी लिया जा रहा है, तो वो सिंगुलर माना जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर इज आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Paul, the 93-year-old railway employee, has been donating all his earning every month for 35 years to the needy. Paul एक 93-year-old रेलवे एम्प्लॉय है जो क्या करते आ रहे हैं, जो अपनी सारी अर्निंग्स को हर मंथ 35 ईयर्स से ज़रूरतमंद को देते आ रहे हैं। तो गलती कहाँ हो रही है? गलती ये हो रही है बच्चों, नाउन की तरह जब इस्तेमाल किया जाता है अर्निंग को, तो अर्निंग्स होता है, वो अर्निंग नहीं होता है। किसी ने आपको लगेगा ये कैसी बात बताई, ये बात ये बताई, चाहे आपको वो ठीक लग रहा था, आपको ये लग रहा हो कि अर्निंग्स आएगा, वो आपने पढ़ते ही पता लगा लिया हो, कोई बात नहीं, मेरा काम है और एग्जांपल्स देना, मैं ज़रूर दूंगी। मैंने कहा टेक केयर ऑफ़ योर बिलोंगिंग या टेक केयर ऑफ़ योर बिलोंगिंग्स। मेरे आसपास का सराउंडिंग ब्यूटीफुल नहीं है, मेरे आसपास का सराउंडिंग्स बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब मैं वर्ब की तरह नहीं बोल रही हूँ, मैं एडजेक्टिव सेंस कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ जब ये नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं तो ये प्लूरल होते हैं। जब ये नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं तो ये प्लूरल होते हैं। अब अगर मैंने बोल दिया शॉर्ट्स, नाउन प्लूरल है, बाइनोकुलर्स प्लूरल है, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो एस ले रहे हैं, प्लूरल की तरह ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चिंता मत करिएगा, बिल्कुल ठीक हो गया हमारा एरर। आंसर हमारा क्या आया? ऑल हिज अर्निंग्स एवरी मंथ, ऑल हिज अर्निंग्स एवरी मंथ। तो याद रखिए आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑल हिज अर्निंग्स एवरी मंथ। तो Paul, the 93-year-old railway employee, has been donating all his earnings every month for 35 years to the needy. बिना रिवीजन के नहीं चलेगा, तो आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जल्दी से। पहले पढ़ा था लेस्ट नेगेटिव है, जल्दी रिवाइज करेंगे। लेस्ट नेगेटिव है, नेगेटिव के बाद फिर से नेगेटिव नहीं आएगा। लेस्ट आई डू नॉट गो हंग्री नहीं होगा, लेस्ट आई गो हंग्री होगा, क्योंकि लेस्ट के बाद नेगेटिव नहीं लगाना। बिटवीन प्रेपोजिशन है, रूल ये है कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, इसीलिए बिटवीन यू एंड आई नहीं आया बच्चों, बिटवीन यू एंड मी आया। यहाँ पर फॉर देयर वेरी नेचर नहीं, बाय देयर वेरी नेचर आना चाहिए था कि कोई हमें अच्छा लगा तो बाय नेचर अच्छा लगा, फॉर नेचर अच्छा नहीं लगा तो बाय नेचर यहाँ पर आना चाहिए था। तो बाय देयर वेरी नेचर वॉज द करेक्शन। टोकन सिंगुलर था, उसके पहले आर्टिकल आना चाहिए था, और ऊपर से ये एक्सप्रेशन की तरह, फ्रेज की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चों ये था क्वेश्चन कि यहाँ पर फ्यूचर समझना था आपको, एज द डेज गो बाय फ्यूचर दिखा रहा था, इसीलिए वहाँ पर अरोज नहीं विल अराइज आना था। तो द रेलिवेंट क्वेश्चन दैट विल अराइज एज द डेज गो बाय, याद रखिएगा एज द डेज गो बाय, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं रेलिवेंट क्वेश्चन उठेगा, दैट मीन्स दैट विल अराइज। नेक्स्ट आपको बताया था फ्रॉम अ पेस नहीं होता, एट अ पेस होता है। दूसरा यहाँ पर नेशन के लिए केप्ट ग्रोइंग नहीं आना चाहिए था, नेशन तो बढ़ता ही जा रहा है, ग्रो करता ही जा रहा है, तो उसे कीप्स ग्रोइंग बोलना था।
विद, अलॉन्ग विद और विद ऑल किसी सेंटेंस में लगे हों दो सब्जेक्ट्स के बीच में, तो वर्ब सब्जेक्ट 1 को देख के लगाते हैं। सब्जेक्ट 1 बैंडिट था इसीलिए हैज़ आया, बैंडिट्स प्लूरल कर देते तो हैव आ जाता। हमारा यहाँ पर हैज़ आया था क्योंकि हमारा द नोटोरियस बैंडिट सब्जेक्ट 1 सिंगुलर था। There was a time when he could run a quarter mile was सेंटेंस था, एक टाइम था इसीलिए वो भाग सकता था, could run आना चाहिए था। 4 gallons of milk जो है वो एक होल एज अ होल क्वांटिटी की तरह लिया जा रहा है, प्लूरल नाउन को होल क्वांटिटी की तरह, एक होल क्वांटिटी की तरह लेने की वजह से 4 gallons of milk इज आएगा। यहाँ पर अर्निंग्स होता है बच्चों, नाउन जो है वो अर्निंग्स होता है, प्लूरल रहता है, अर्निंग नहीं होता। अगर मैंने कहा मैं डोनेट कर रही हूँ तो अपनी अर्निंग्स डोनेट कर रही हूँ। अर्निंग्स, बिलोंगिंग्स, सराउंडिंग्स, शॉर्ट्स, बाइनोकुलर्स मैंने बताया ये प्लूरल नाउन्स हैं, प्लूरल्स की तरह ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी रैप अप कर रहे हैं, शायद मेरे लेक्चर ने आपकी हेल्प की होगी। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।